गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज के वीडियो सीरीज में हम वन दरोगा परीक्षा के अंतर्गत, उत्तराखंड वन दरोगा परीक्षा के अंतर्गत यूनिट 1 में जो फसल है उसका जो आज भाग 2 की वीडियो है। भाग 1 वीडियो में बेसिकली आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी थोड़ा समझाई थी। आज मैं 9th के एनसीईआरटी के अंतर्गत जो फसल के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर देखिए और आपस में शेयर कीजिए। इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा इसमें समझेंगे फसल क्या है, फसल है क्या और फसल चक्र क्या होता है, मिश्रित फसल क्या हुई, मिश्रित कृषि क्या हुई। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ भाग 3 में देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसको खत्म करना आसान नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फसल क्या है। फसल एक ही किस्म का पौधा जब एक ही खेत में उगाया जाता है या एक वर्ष के अंदर या कभी भी एक पौधा उगाया जाता है, उसे हम फसल कहते हैं। या एक सीजन में, जैसे सामान्यतः तो एक सीजन में 2 फसलें या 3 फसलें उगाते हैं। ठीक है, जैसे रबी के बाद खरीफ, खरीफ के बाद जायद, ऐसा कुछ बीच में फसलें हम उगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड हम ये समझते हैं कि फसल क्या है। ये तो हमने समझ दिया कि जब एक ही किस्म का पौधा या हो सकता है उसके अंतर्गत अन्य किस्म हो, क्योंकि हम इसमें मिश्रित में हम अन्य भी पढ़ेंगे, तो एक या दो से अधिक फसल भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। एक ही खेत में एक निश्चित समय के लिए बोना फसल कहलाता है। जैसे गेहूं की फसल का तात्पर्य है कि उस खेत में गेहूं बोया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, फसल ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार की बांटी गई है। मुख्य वैसे नकदी फसल भी है, लेकिन उसको आप अभी हटा दीजिए। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। अभी मैं आपको इनका याद करने का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, रबी की फसल हम बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर आप रटेंगे नहीं, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और कब काटते हैं आजकल, जैसे मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई तक। ठीक है, उसके बाद खरीफ का नंबर आता है, तो उल्टा कर दीजिए आप, खरीफ का उल्टा हो जाएगा इसका। खरीफ में क्या होगा, ये मई जून में बोई जाएंगी, मार्च अप्रैल या मई जून में लगभग, और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाएंगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार जायद की जो फसल है, ध्यान रखिए आप, जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच की फसल होती है। इसको गर्मा फसल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, गर्मा फसल आप कह सकते हैं। खरीफ की फसल में जैसे धान आ रहा है हमारा, अब आप ये ध्यान रखिए कि धान के लिए हमें पानी ज्यादा चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये वर्षा ऋतु में बोई जा रही है, मई जून के बाद वर्षा ऋतु आ जाती है लगभग, तो बारिश का पानी पर्याप्त मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके आप समझेंगे इसको। जायद की फसल मार्च में बोते हैं और जून में काट देते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्च और जून जो है वो इनके बीच आ रहा है। ठीक है, तो 3 प्रकार की फसल यहाँ पर मुख्य रूप से भारत में, ठीक है, उत्पत्ति ये ऋतुओं के आधार पर प्रयोग में लाई गई है। ठीक है, इसके बाद नगदी फसल होती है नॉर्मली, जिन ऐसी फसलें जिन्हें हम तुरंत बेचकर नगदी प्राप्त कर सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको व्यावसायिक फसलें भी कहते हैं। जैसे हम नगदी फसल में आप जूट ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, आप कपास ले लीजिए। ठीक है, तो ये थे फसल के प्रकार। ठीक है, इनको याद किया कैसे किया जाए, इनमें कौन कौन सी फसल आती है, वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा जब हम इसको समझ जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो वैसे रबी की फसल में मेन फसल हम बात कर रहे हैं, केवल गेहूं आप ले लेंगे। खरीफ की फसल में मेन आप धान ले लेंगे, और भी है वैसे। जायद की फसल में मेन आप जूट ले लेंगे या कपास। ठीक है, गन्ना याद रखिए वर्ष भर वाली फसल है, गन्ना पूरे साल भर बोई जाती है, बोया जाता है। ठीक हो गया, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये थी फसल और उनके प्रकार। ठीक है, अब ये समझते हैं फ्रेंड्स कि फसल पैटर्न क्या है। फसल पैटर्न क्या होता है, आप समझिए इस चीज को। फसल पैटर्न का अर्थ ये है, और फसल पैटर्न क्यों अपना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फसल पैटर्न क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद हम इसका फसल सघनता भी निकालना सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको काफी अच्छा ये लगेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, फसल चक्रण क्या होता है। फसल चक्रण, पहले तो फसल पैटर्न क्या है। फसल पैटर्न का ये अर्थ ये है कि किसी भूमि पर या किसी खेत में बदल बदल कर, एक वर्ष में अदल बदल कर खेती करना फसल चक्रण कहलाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ताकि क्या हो फ्रेंड्स, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ी रहे। देखिए फ्रेंड, क्यों, अगर मैं गेहूं के बाद गेहूं बोऊंगा, एक साल में गेहूं बोया फिर गेहूं बोया, तो देखिए फ्रेंड्स, गेहूं के बाद गेहूं होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि गेहूं लगातार जो 2 फसल हम सेम फसल बो रहे हैं, हो सकता है कि जो गेहूं को दूसरी बार उपजाऊपन चाहिए वो न मिले, क्योंकि पहली बार में ही हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। क्या पता दूसरी बार में उसमें कीड़े लगे, खरपतवार उसमें ज्यादा हो। ठीक है, पर्याप्त पानी ना मिल पाए। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि धान कब उगता है, जब हमें वर्षा चाहिए होती है। अगर मैं वर्षा काल में अगर मैं गेहूं बोऊंगा तो फ्रेंड्स गेहूं की फसल नहीं हो पाएगी। आप इसी को समझो। ठीक है, अपनाने से फायदे होते हैं, नुकसान इसका नहीं होता। ठीक है,
तो एक वर्ष में ध्यान रखिए, सामान्यतः हम 3 प्रकार की फसलें या 3 फसल चक्र अपनाते हैं। 3 फसल चक्र का अर्थ यह है कि या तो हम खरीफ की फसल उगाएं, एक सत्र में 3 से 4 महीने का समय पकने में लगता है, उसके बाद हम गेहूं उगाएं और फिर जायद की फसल उगा दें इनके बीचों बीच। तो 3 प्रकार की हम फसलें उगा रहे हैं, आप इसको समझिए। खरीफ के बाद गेहूं, गेहूं के बाद जायद। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कृषि का जो कैलेंडर होता है, हाँ, कृषि का जो कैलेंडर होता है वो खरीफ की फसल से शुरू होता है। याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको, खरीफ की फसल से कृषि का कैलेंडर शुरू होता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि कृषि कैलेंडर में शुरू धान की फसल उगानी पड़ेगी, फिर रबी की जो गेहूं है और जायद की, जैसे सब्जी में जो तरबूजा खरबूजा जो भी इसमें आ जाएगा, जायद की फसल में आता है, जो जिसमें हमें पानी मिलता है। ठीक है, तो 3 प्रकार की फसल चक्र होता है। ये समय अवधि 1 वर्ष कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप समझ जाइए, ये आपको फसल सघनता प्रतिशत में निकालने में काम आएगा। देखिए फसलों की संख्या 3 है यहाँ पर, खरीफ, गेहूं और जायद, लेकिन 1 वर्ष में है। ठीक है, 3-4 महीने, 3-3 महीने आप लगाएंगे, 3-3 6 और लगभग अगर 4 महीने की ये पकी, 4 महीने 8 और 9 10 11 12 3 महीने इसको पकने में लगता है जायद में। आपने देखा होगा मार्च में बो रहे हैं, जून में काट रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स 8 4 4 8 4 12 लगभग 4-4 महीने लगा लो आप, मोटा मोटा 3-4 महीने। ठीक हो गया, तो 3 फसल है 1 वर्ष है, तो ये बाद में हम निकालेंगे इसको। यही फसल चक्र है कि हम खरीफ के बाद गेहूं बो रहे हैं, गेहूं के बाद जायद बो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी है, अदल बदल कर हम कृषि कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें एक चीज ध्यान रखो, हमेशा अरहर के बाद गेहूं बोया जाता है। अरहर के बाद हमेशा क्या बोते हैं फ्रेंड्स, अरहर के बाद क्या बोना है, गेहूं। ठीक है फ्रेंड्स, अरहर के बाद क्या बोना है, गेहूं। अरहर है फ्रेंड्स खरीफ की फसल और गेहूं है रबी की फसल। एक कारण तो उसके पीछे ये है। दूसरा कारण आप जान लीजिए कि फसल चक्रण क्यों अपना रहे हैं। हमेशा जिन फसलों को ज्यादा पानी चाहिए ज्यादा पानी चाहिए उनको पहले बोना है, जिनको कम पानी चाहिए उनको बाद में बोना है, दूसरे सीजन में। ठीक है, आप समझ रहे हैं। फिर या तो आप पहले तो गहरी जड़ वाली पहले बोए और दूसरे सीजन में जिनकी जड़ कम है या कम गहरी है उनको कम गहरी जड़ वाली बाद में बोए। तो आप ये 2 प्रकार के पैटर्न बनाओ, बात एक ही है। ठीक है, अरहर के बाद गेहूं क्यों बो रहे हैं, क्योंकि अरहर खरीफ की और ये रबी की है, पैटर्न भी चेंज हो रहा है। और अरहर के लिए ज्यादा पानी चाहिए और गेहूं के लिए कम पानी चाहिए, यहां पर देख लीजिए आप इसको। तो ऐसे करके हम पैटर्न बदल बदल कर चेंज कर रहे हैं। ठीक हो गया, आप इसको समझ गए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि फसल चक्रण में हमने ये समझा। ठीक है, अब देखो फसल पैटर्न की बात है ये कि फसल पैटर्न कैसा बना रहा है। ये फसल पैटर्न भी भारत में अपनाया जाता है। ठीक है, अंतरा फसलीकरण क्या होता है। ठीक है, अंतरा फसलीकरण क्या होता है, इसकी आपको जो इमेज है वो आपकी डीबी में भी दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स आपकी डीबी पे, तो लेकिन हम इसको समझते हैं पहले। अंतरा फसलीकरण क्या है। अंतरा फसलीकरण का तात्पर्य यह है कि जब एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है। लेकिन अब आप यहां पर समझिए, ये मिश्रित भी तो हो सकता है, लेकिन यहां पर एक अंतर है, इसमें पंक्तिबद्ध रूप से उगाते हैं। ठीक है, पंक्तिबद्ध रूप से उगाते हैं। आपने इमेज में देखा होगा कि पंक्तिबद्ध, देखिए ये पंक्ति बनी हुई है, ये पंक्ति बनी हुई है। जैसे यहां पर हमने गेहूं बो दिया, पंक्ति बना रखी है, और यहाँ पर चना हमने बो रखा। नॉर्मली गेहूं के साथ चना हम बो जाता है, इसको मिश्रित भी कहते हैं वैसे। लेकिन अगर हम इसको पंक्तिबद्ध कर दें तो ये इस प्रकार की कुछ फसल हो जाएगी जिसको हम अंतरा फसलीकरण कहेंगे। ठीक है, अंतरा फसलीकरण में फायदा ये है कि हमें काटने में दिक्कत नहीं होती है, हम इसकी सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। अंतरा फसलीकरण भी अपनाया जाता है भारत में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब 2 या 2 से अधिक फसल है लेकिन एक निश्चित क्रम में बोया जाता है। ठीक है, अंतरा फसलीकरण के बाद मिश्रित फसल, देखो कितना सिंपल है फ्रेंड, हम आराम से समझ रहे हैं। ये दोनों सेम है, लेकिन मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण में एक अंतर ये है कि इसमें पंक्तिबद्ध नहीं रहता है। मतलब बीज जैसे हम छिड़काव करते हैं बीज का, जैसे हम बीज ऐसे डाल देंगे कहीं पर भी, रैंडमली हम डाल रहे हैं, ऐसे हमने बीज फेंक दिए तो कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, वो मिश्रित फसल कहलाता है। और अंतरा फसलीकरण, अंतरा जब एक अंतर में या एक पंक्तिबद्ध रूप से, निर्दिष्ट पंक्तिबद्ध रूप से 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाया जाता है, उसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। आप इसको समझ होंगे, नोट कर लीजिए इसको। मिश्रित फसल, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में पंक्तिबद्ध ना अपनाया जाए या सीधे हम रैंडमली उस फसल को हम उसमें डाल दें, उसको हम मिश्रित फसल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सिंपल सा है, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए रिवाइज वो बैक करके। मिश्रित कृषि क्या है, अब देखिए ये भी मिश्रित कृषि क्या है। मिश्रित कृषि भी सेम है, लेकिन एक अंतर है थोड़ा। मिश्रित कृषि ऐसी कृषि कहते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं, लेकिन इसमें फल, दाल, सब्जी, चारे इत्यादि भी शामिल होते हैं। मतलब
जो दलहनी तिलहनी के साथ हमें चारे भी दे दे, ठीक है, चारा भी हमें प्राप्त करा दे, यह सब कुछ में हो, इसके लिए बड़े क्षेत्र की जरूरत होती है, काफी किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, ठीक है, इसमें अधिक मुनाफा हो सकता है, ठीक है। अंतर आप समझ गए फ्रेंड। देखिए फसल पैटर्न रिवाइज कर लीजिए। फसल चक्र एक ही वर्ष में अदल बदल कर, ठीक है, फसल उगाना, या पूरे साल भर गेहूं ना उगा के हम गेहूं के बाद खरीफ की फसल या खरीफ के बाद गेहूं या फिर जायद उगा लें। अंतरा पृष्ठीकरण, एक पंक्तिबद्ध रूप से खेत में पौधे उगाना या फसल उगाना। मिश्रित फसल, रैंडमली हम बीज खेत में फेंक रहे, जैसे कोई खेत है यहाँ हमने बीज फेंक दिए तो कहीं पर भी कुछ हो सकता है, इसको बोलते हैं। दोनों लगभग सेम है लेकिन ये तरीके से है, ये तरीके से नहीं है। मिश्रित कृषि जिसमें चारा, फल वाली सब्जियां, साग, चना जो भी है सब एक साथ हो जाए, इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। आप इसको समझोगे फिर फसल का बेसिक क्या है, ठीक है, फसल का बेसिक आप समझ गए, ठीक है। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ कौन सी, जायद कौन सी है, ठीक है, इसको हम अभी लिखेंगे, कुछ आपको याद भी इसको करना पड़ेगा। कोशिश करें कि फॉर्मूले से कर लें, मैं भी आपको फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहा हूं, आप बेसिक समझ लीजिए पहले, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खरीफ आप याद कर लो, देखो रटने की आवश्यकता है ही नहीं। पहले तो आप ये समझो रबी का उल्टा खरीफ है, ठीक है। रबी की फसल आजकल हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, और इसके बाद 1-2 महीने बाद मुश्किल से हम बोएंगे किसकी फसल, खरीफ की फसल, अर्थात जब रबी की काटते हैं तो खरीफ की बोते हैं, ठीक है। जायद की फसल इन दोनों के बीच में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि फसल सघनता क्या है, ठीक है, क्रॉप इंटेंसिटी क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि फसल कितनी सघन है। फसल सघनता का तात्पर्य है कि फसल सघनता सकल बोए गए क्षेत्र और कुल बोए जाने योग्य क्षेत्र, कुल बोए जाने योग्य क्षेत्र का अनुपात होता है, और परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। अब ये समझते हैं फ्रेंड्स कि ये सकल बोया गया क्या है, कुल बोया क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अच्छा फॉर्मूला ये आ सकता है, इंटरेस्टिंग है, मैथ से थोड़ा सा हल्की सी मैथ है, एग्जाम में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए, आप देखिए काफी मजे से हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए फसल सघनता सकल बोए गए क्षेत्र, सकल बोए गए क्षेत्र क्या है, जितने क्षेत्र आपने कृषि की। देखिए पहले हम ये पढ़ते हैं कि कुल बोया गए क्षेत्र क्या है, सॉरी हम ये पढ़ते हैं कुल बोया जाने वाला क्षेत्र, ये क्या होता है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आपका खेत है, माना आपका खेत ये है और यह है 20 हेक्टेयर, हेक्टेयर में होगा नॉर्मली, बड़े बड़े खेत होते हैं हेक्टेयर में होते हैं। आपका खेत 20 हेक्टेयर का है, आपके पास इससे ज्यादा जमीन बोने के लिए है ही नहीं, ठीक है, आपके पास इससे ज्यादा जमीन बोने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपको इस 20 हेक्टेयर पे ही कृषि करनी है सीजन में, अब चाहे उसमें आप खरीफ बो हो, गेहूं बो हो, कुछ भी बो हो, ठीक है। तो ध्यान देना फ्रेंड, कुल बोया गया क्षेत्र यहाँ पर 20 हेक्टेयर आएगा, जितनी आपके पास जमीन है। आप समझ गए इसको, जैसे मेरा खेत है, मेरा खेत 20 हेक्टेयर का है, तो मैं 20 हेक्टेयर से तो मैं क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास दूसरा खेत नहीं है, तो ये 20 हेक्टेयर वाला जो मेरा एरिया है वो कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सकल बोया गया क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए इंटरेस्टिंग है बहुत। खरीफ की फसल आई पहले कृषि कैलेंडर में, फिर रबी आती है, फिर आप जायद इनके बीच बो सकते हैं, ठीक है। ये एक साल है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, ये एक साल का है पैटर्न, ये पूरा एक साल का चक्र है। तो फ्रेंड्स देखिए सकल बोया गया क्षेत्र क्या है, आपने खरीफ की फसल बोई 10 हेक्टेयर पर, इसी में कह रहा हूं मैं 10 हेक्टेयर पर बोई, ध्यान से समझिए इसको, 3-4 महीने के लिए। उसके बाद आप फिर रुके, फिर गेहूं आप बोई आपने, क्योंकि खरीफ का हम रबी बो रहे हैं, गेहूं आपने 6 हेक्टेयर बोई, इसी में आपने पहले 10 हेक्टेयर बोई थी वो काटी, फिर उसी खेत में 6 हेक्टेयर बोई, और जायद बो, इसको आपने गेहूं काटा और जायद बो दी 4 हेक्टेयर पे। आप इसको समझ गए, क्या आपने इसको समझ लिया है कि आप एक ही खेत पर अदला बदली करके आप कृषि कर रहे हैं। हेक्टेयर कितना था फ्रेंड्स, देखिए हेक्टेयर कितना था, 20 हेक्टेयर था, लेकिन आपने उस पर 10 हेक्टेयर बोल लिया, ठीक है। अगले बार आपने रबी के लिए 6 बोल लिया, और अगली बार आपने जायद के लिए 4 बोल लिया, आप इसको कुछ ही मान लो, आप इसको चलो 8 ही मान लो, 8 हेक्टेयर बोल लिया, कुछ ही मान लो आप। अर्थात ये हुआ आपने जो सकल बोया गया क्षेत्र है इनका योग हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका सकल बोया गया क्षेत्र जो है 10 हेक्टेयर आपने इसी पे बोया, 6 इसी बोया और 8 इसी बोया, तो 10 से 16 और 16 और 8 24 हेक्टेयर। देखिए फ्रेंड्स आपकी जमीन 20 हेक्टेयर की थी, लेकिन आपने 24 हेक्टेयर वहां पर कृषि कर ली, 24 हेक्टेयर खेत आपने वहां पर उसका यूज कर लिया। आप समझ गए इस चीज को। तो कुल बोया गया क्षेत्र क्या है, 20 हेक्टेयर जितना खेत है, और सकल बोया गया क्या, जितना आपने वहां पर कृषि की, ठीक है फ्रेंड्स।
इसका हम कैसे निकालें परसेंटेज, तो आप समझ रहे होंगे। अर्थात हमारे पास जो है कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास कम है तो हम बो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीजन अलग है, ठीक है। एक सीजन में हम 10 बो रहे हैं, अगले सीजन में 6, तो ये 20 से ज्यादा ही हो गया, ठीक है। अब फसल सघनता कैसे निकालें, मैं यहां पर कर लेता हूं। फसल सघनता कैसे निकालें, तो फसल सघनता का फॉर्मूला है सकल बोया गया क्षेत्र। तो मैंने कुल कितना बोया, 24 हेक्टेयर बोया। देखिए 24 हेक्टेयर मैंने बोया बटे मेरे पास एरिया कितना था कुल बोए जाने योग्य, मेरे पास केवल 20 हेक्टेयर जमीन थी, और गुणा 100 हेक्टेयर में है ये, गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 20 पंजे 100 होता है और 24 पंजे होता है 4 पंजे 20, 5 10 2 12, 120%। तो मेरी जो फसल सघनता आएगी 120% आएगी। ध्यान देना, खरीफ, रबी और जायद ये 1 वर्ष का समय है, 1 वर्ष का समय है ये, ठीक है। और 3 फसलें हैं यहाँ पर, 3 फसलें ये हैं, ठीक है। ये था फसल सघनता निकालने का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी निकालते हैं। इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जाम की दृष्टि से। आपने बस इतना याद रखना है, ध्यान रहिए कि खरीफ पहले हम बोएंगे, रबी हम बोएंगे, जायद बोएंगे। इसको हम 1 साल की फसल बोते हैं, और कम से कम ध्यान रखिए 1 साल की फसल मानी जाती है, ठीक है। 1 साल से नीचे कोई फसल नहीं होती है। एक सत्र पूरा 1 वर्ष का समय जो कृषि कैलेंडर है, खरीफ से हम पूरा शुरू होता है और 1 वर्ष हम पूरा मानते हैं उसको, ठीक है। जैसे अभी उसका दूसरा फॉर्मूला है, तो फसल सघनता निकालने का दूसरा फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर आप देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फसल चक्र से फसल सघनता कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। खरीफ के बाद रबी बो रहे हैं, फिर जायद बो रहे हैं, या हम खरीफ का रबी बोए फिर हम छोड़ दें प्रति, खाली छोड़ने को प्रति कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए एक फॉर्मूला तो मेरे पास ये वाला था, ये वाला, और दूसरा है ये वाला। आप नोट कर लीजिए, फसल चक्र से फसल सघनता निकालना, फसलों की संख्या बटे फसल चक्र वर्ष गुणा 100। इसको समझते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, कि हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल से, इसको समझते हैं। देखिए फसल की संख्या क्या होती है, देखिए जैसे मैंने 1 वर्ष में सबसे पहले खरीफ बोया, ठीक है, या मैं इसको खरीफ की जगह में लिख देता हूं, यहां पर मैंने सबसे पहले चावल बोया, बात एक ही है। फिर मैं गेहूं बो रहा हूं अगले 3-4 महीने बाद, फिर इनके बीचों बीच मैंने जायद बो दी, जायद मैंने तरबूजा लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने खरीफ की फसल यूज की, ये गेहूं यहां पर कौन सी है, रबी की है, ठीक है, रबी की, और तरबूजा कौन सी, जायद की फसल है। तो 1 साल मेरा पूरा हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये टाइम पीरियड कहलाएगा 1 वर्ष का। और कुल फसल कितनी बोई, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रॉप्स इज 3, 3 फसल बोई, 3 टाइप की, 1 2 3, चावल, गेहूं, तरबूजा। तो हमारा जो फसल सघनता निकलेगी वो निकलेगी फसलों की संख्या। कितनी फसल है फ्रेंड्स, 3 फसल है, कितने वर्ष है, 1 वर्ष के लिए है, और गुणा 100, तो 100 300%। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देखिए आप, बहुत बेसिक है। और आपको अगर बेसिक क्लियर है तो आप एग्जाम निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो आप समझ गए इसको, ये 1 वर्ष से कम नहीं होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर फसल चक्र वर्ष कम से कम 1 वर्ष का होता है। फसल चक्र वर्ष कम से कम फसल चक्र का समय कम से कम 1 वर्ष का होता है। अगर मैं ये बोलता कि मैंने पहले चावल बोया, फिर गेहूं बोया, और फिर मैंने प्रति छोड़ दिया, प्रति छोड़ना मतलब खाली छोड़ना होता है, पानी नहीं था मेरे पास और मैंने यहाँ पर फसल बोई नहीं, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इस चीज का याद रखना। फिर भी ये 1 वर्ष की साइकिल गिनी जाएगी, ये समय 1 वर्ष का गिना जाएगा, चाहे आप उसमें जायद बो या न बो, ठीक है। और फसलों की संख्या कितनी होगी, फसलों की संख्या 2 होगी, फिर 1 और 1 2, तो तब इसका आंसर होगा 2/1 गुणा 100, तो मात्र 200%। देखिए केवल 200% सघनता थी, अर्थात मैं जितनी ज्यादा फसल बोऊंगा उतनी ज्यादा मेरी सघनता आएगी। कहने का मतलब ये है डेंसिटी या इंटेंसिटी, यहां पर आप कह सकते हैं उतना घनत्व, या इंटेंसिटी कहेंगे, यहां पर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। आप इसको समझ गए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूज तो नहीं है। गन्ने के लिए ये 1 साल का होता है, ठीक है, क्योंकि गन्ना सदाबहार ऋतु है, 12 महीने होती है, ठीक है। खरीफ में भी है और जायद में भी मान लो आप, खरीफ में भी मान लो आप, उसको आप रबी में मान लो, ठीक है। तो गन्ने की फसल को 1 साल गिनना है। जैसे मैंने पहले गन्ना बोया खरीफ के लिए, फिर मैंने रबी में गेहूं बोया, ठीक है, फिर मैंने जायद बोया, 1 साल का, मैं अभी मैं 1 साल का समय ले रहा हूं। तो गन्ना ध्यान रखिए फ्रेंड्स 1 वर्ष का आएगा, ठीक है, 1 वर्ष का आएगा ये, और ये कितना आएगा, 1 वर्ष ये हुआ पूरा, और अगले वर्ष में ये कितना था, 1 वर्ष पूरा दोनों का, 6 महीने ये और 6 महीने लगभग ये, तो कम से कम 1 वर्ष तो मैंने कहा था ना, 1 वर्ष तो रहता ही है। तो 1 साल तो पूरा गन्ना मानेंगे हम, और 1 साल हम पूरा गेहूं जायद मानेंगे, क्योंकि 1 साल से कम नहीं मान सकते हैं। तो कुल समय कितना लगा मेरा, 2 वर्ष, 1 साल पूरा गन्ने का काउंट हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखिए, क्योंकि गन्ने की फसल को 1 साल मानते हैं। और फसल कितनी थी, 1 2 3, तो मेरी फसल सघनता होगी फसलों की संख्या
गन्ना, गेहूं, जायद और फसलों के वर्ष। गन्ने के लिए 1 वर्ष और गेहूं जायद के लिए 1 वर्ष अगला वाला, तो कुल 2 वर्ष हो गए गुणा 100। तो 2 से 100 काटा फ्रेंड्स 50 बार। कितना आया आंसर यहाँ से? 50 थी 150। तो 150% मेरी फसल सघनता हुई। गन्ने को 1 वर्ष मानेंगे। गेहूं के बाद अगर मैं खाली भी छोड़ता फिर भी 1 ही वर्ष आता, क्योंकि ध्यान रहे फसल चक्र वर्ष कम से कम 1 साल का होता है, उससे नीचे नहीं होता है, उससे ज्यादा 7 साल तक हो सकता है नॉर्मली। तो यहां पर मेरी फसल सघनता है 150 वर्ष। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे। अब थोड़ा आप ये समझिए कि भारत की फसल सघनता कितनी है। ठीक है, अभी मैंने केवल 1 वर्ष का ही नोट किया है, ये आप उससे ज़्यादा कंफ्यूज ना करें, केवल 1 साल का ही निकालें। अगले साल के लिए फिर जितनी ज़्यादा फसलें होंगी उतने वर्ष बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं भारत की। तो भारत की फसल सघनता कितनी है? फसल सघनता कितनी है? तो भारत की फसल सघनता कितनी है फ्रेंड्स? फॉर्मूला वही लगेगा नॉर्मली पहले वाले से, कि सकल बोया गया क्षेत्र, सकल बोया गया क्षेत्र बटे कुल बोए जाने वाला क्षेत्र, कुल बोए जाने वाला क्षेत्र भारत का, पूरे भारत का निकालना गुणा 100। तो सकल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, सकल बोया गया क्षेत्र होता है फ्रेंड्स जो हमारे पास। तो पहले भारत में कितना है? भारत में कितना है? भारत में कुल बोया जाने वाला क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल बोया जाने वाला क्षेत्र है 141.4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, मतलब क्षेत्र थोड़ा कम है, लेकिन फ्रेंड्स सीधी सी बात है, क्षेत्र हमारे पास कम हो सकता है, लेकिन हम क्या पता उसमें ज्यादा बोए, क्योंकि हम फसल बदल बदल के बोल रहे हैं तो हेक्टेयर में वो ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा इसका मान आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास एरिया कम है लेकिन हम उसमें बदल बदल के समझ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको समझाया था, भारत के पास 141.4 मिलियन हेक्टेयर क्या है? कुल बोए जाने वाला क्षेत्र है। और इस पर अब भारत वाले कितना, हमारा देश कितना बोल लेते हैं? 200.9 मिलियन हेक्टेयर हमारा देश बोल लेते हैं। ठीक है, तो यह है सकल बोया गया, और जबकि हमारे पास कुल बोया जाने वाला इतना था, और इसको परसेंटेज में गुणा 100 कर लो। तो जब हम आप इसे कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन आएगी 142%। तो भारत की फसल सघनता 142% है। 1 नंबर का सवाल आपके लिए आज ये है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देखिए, आज हमने सीखा फसल क्या है, उसका पैटर्न, अंतरा फसलीकरण के बारे में, फसल सघनता कैसे निकाले। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। क्रॉप पैटर्न क्या है और क्रॉप इंटेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।